नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पयोधी। और हम आज जिस मेहमान से बात करने वाले हैं ना, वो अपनी बेबाक अंदाज, अपने त्वरित फैसले, इनके लिए खास तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। मुख्यमंत्री महिला, वो भी ऊर्जावान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। तो रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैंने सारी बातें तो कह दी कि महिला मुख्यमंत्री है वो। अब पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जिम्मेदारी महिला को मिली है। लेकिन आपको लगता है कि चुनौतियां बढ़ गई, विपक्ष में आके हंगामा करना और महिला मुख्यमंत्री होकर अब उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है या फिर ओके ठीक है, चल रहा है? देख, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भी महिला मुख्यमंत्री होना चुनौतीपूर्ण है कि नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी दायित्व उसमें महिला और पुरुष का बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप को बहुत पत्थर उठाने जैसा। ये आपको की सेंसिटिविटी, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा के साथ में किया जाने वाला काम है। सही नीतियां और सही नियत, ये दो चीजें। तो पुरुष हो या महिला हो, सही नीति और सही नियत दोनों चीजें आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि मैं ये दोनों अपने पास रखते हुए आगे काम कर सकती हूँ। आप जब मुख्यमंत्री बनी थी तो आपने कहा कि ये सपने जैसा है। अब तो 2 महीने हो गए हैं, तो सपना पूरा हो गया? अब हकीकत से रूबरू हो चुकी हूँ मैं। सपना लग रहा है कि ये सपना नहीं है, हकीकत है। और जो जिम्मेदारी मुझे दिल्ली ने दी है वो निभाने का वक्त है और पूरा ध्यान उसी तरफ है कि सालों से जो दिल्ली पिछड़ी हुई थी, दिल्ली के अधिकार उसको मिल नहीं रहे थे, दिल्ली की परेशानियां, जो कांटा उनके पाँव में चुभा हुआ था, अब वो निकालने का समय है। मुझे मौका मिला है और ये मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली की सेवा मैं कर पा रही हूँ। और उसके लिए कोई भी, जिसे कितना स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ने वाले, और वी विल डू आवर बेस्ट, और दिल्ली एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अच्छा रेखा जी, पयोधी प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ पूछने की तैयारी करके आई है, तो पूछेगी 1 लाख करोड़ वगैरह। मैं थोड़ा सा जो समस्या होती है, अब चूंकि आपका इंटरव्यू करने भी आया तो दिक्कत हुई ट्रैफिक। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आप हैं, इस लोकेलिटी को अच्छे से जानती हैं, दिल्ली को, ट्रैफिक से कैसे लड़ेंगी? इसका निजात कैसे मिलेगा? नोएडा और गुड़गांव वाले तो डरते हैं फिर दिल्ली आने में। देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक बाकी शहरों में नहीं है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम हर जगह है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से परिवारों में व्हीकल्स का नंबर बढ़ रहा है, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो बात ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, हर चीज हमें आगे, आज से आने वाले 100 साल के आगे की प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। आप हर चीज को इस तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर मेट्रो ना होती तो क्या होता, आप सोच के चलिए। पिछली सरकार ने जब मदन लाल खुराना जी के टाइम मेट्रो का डिसीजन लिया, वो कितना बड़ा डिसीजन था। आज पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में मेट्रो हजारों लोगों को रोज लेकर के जा रही है, और इतना बड़ा वर्कलोड जो है सड़कों से कम हो पा रहा है। तो आज भी हमें जो कुछ भी शुरू करना है, कोई भी काम, कोई आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, कोई आप हाईवे बना रहे हैं, हर चीज को इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि 100 साल बाद की जरूरत पे भी वो काम आना चाहिए, तभी चीजें कम होंगी। ऐसे ट्रैफिक, देखो, लोग तो एक घर में 4-4 गाड़ियां खरीद ही रहे हैं, और जरूरत भी है उनकी, क्यों नहीं खरीदेंगे। हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जिसमें हर एक का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो। लोगों को लगे कि पर्सनल गाड़ी से बेहतर ये है कि भी मैं मेट्रो से चला जाऊं या मैं एक बस से चला जाऊं। तो उस तरीके की क्रिएटिविटी, उस तरीके का समाधान लोगों को देंगे तो ट्रैफिक भी कम होगा। फिर जितने भी हमारे बॉटल नेक्स हैं, कहीं ना कहीं उन पे काम करना होगा। एक खूब भागती हुई गाड़ी आती है हाईवे से और जाकर के एक चौक पे फंस जाती है, फिर आगे चलती है, फिर एक चौक पे फंस जाती है। तो एक टाउन प्लानिंग जो है पूरे शहर की बहुत जरूरी है कि कहाँ पे फुटओवर ब्रिज का जरूरत है, कहीं पे हाईवे का जरूरत है, कहाँ पे आपका फ्लाईओवर का जरूरत है। तो हर चीज को प्लान तरीके से किया जाएगा तो मे बी
हम लोग उस सॉल्यूशन पे आ जाएंगे जिसकी नहीं, जरूरत है। लेकिन प्लानिंग के लिए हमेशा बजट की जरूरत होती है। आपने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसे इंप्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए बजट। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। कैसे आप एलोकेट करेंगे? कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर फोकस होगा? कहां कहां आप इसे एलोकेट करने वाले हैं? देखिए, इस बार का पहला साल सरकार का तो निश्चित रूप में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही रखा है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के लोगों की जरूरत है आज उसी में ही बेहद कमी है। वो कोई भी क्षेत्र हो, आप सड़कों की बात करें तो पता चलता है गड्ढों में भरी सड़कें हैं। आपके जितने बड़ी बड़ी रोड्स हैं उन सब में इतने गड्ढे हैं। तो वहां से शुरुआत करके कि आपकी सड़कें बेहतर हो, आपके नाले नालियां ठीक हो, यहाँ आपकी वाटर पाइपलाइंस सही हो। अब बिना पाइपलाइन के लोगों के घरों तक पानी कैसे पहुंचेगा? आप टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ही रहोगे। तो ये इस 6 महीने में 8 महीने में जो काम होगा वो तो फायर फाइटिंग है, क्योंकि पिछली सरकारों की देनदारियां ही हम चुकता करने में लगे हुए हैं। तो ये पैसा आएगा कहां से? यही था मेरा सवाल कि इतना बड़ा बजट है और चैलेंज आपके लिए, आप इस वक्त जिस समय पे आप मुख्यमंत्री बनी हैं, आपको बहुत सारी चीजें चुनौती के साथ मिली हैं। निश्चित रूप में चुनौती है। और मैं कहीं पे भी जब मुझसे लोग कहते हैं कि आप बताइए, डेडलाइन बता दीजिए, तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि झूठा कमिटमेंट करने का कोई लाभ नहीं है। हमें बेसिकली सिस्टम में जो एक्यूरेसी लेके आनी है, हर प्रॉब्लम के लिए काम करना है। समस्या काम तो हमारे पास बहुत बड़े हैं, यमुना की सफाई करनी है, एयर पोल्यूशन कम करना है, सड़कें ठीक करनी है, स्कूल बढ़िया करने हैं, हॉस्पिटल एक्टिव करने हैं, सब कुछ है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो क्रिएट करना है उसमें अपना रेवेन्यू, उसको ठीक से हमारा आए, जो उसमें लीकेजेस हैं वो खत्म हो, वेस्टेज जो है वो खत्म हो, लोगों ने जो भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे थे उन पे बैन लगे, और सारा रेवेन्यू जो इकट्ठा हो सरकार के पास वो जनता की भलाई में लगना चाहिए। ये बेसिक हमारा है। सेकंड जो हमारा लाभ है, जो डबल इंजन की सरकार जिसे लोग बार बार कहते हैं, केंद्र में सरकार होना पिछली सरकारों के लिए लायबिलिटी था, पर हमारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि हम उस सारे लाभ को जो केंद्र ने जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए सोचे, हम उसे लेंगे। आज जितनी योजनाएं आप पिछली सरकार ने अगर आयुष्मान योजना ना लेकर के दिल्ली की जनता का नुकसान किया, तो हम वो नुकसान नहीं करने वाले। इस माध्यम से यदि 16,000 करोड़ रुपए दिल्ली में लगते हैं तो क्या दिक्कत है? दिल्ली के लिए लग रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें केंद्र से 2400 करोड़ रुपए आरोग्य मंदिर बनाने के लिए मिलते हैं, तो हम क्यों मना करेंगे भाई? दिल्ली की जनता के लिए अगर पूरी की पूरी दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर बन पाएंगे तो इसमें आप बताइए सरकार को कहां दिक्कत है? तो ये सारे हेड्स हमने अपने बजट में काउंट किए हैं कि केंद्र से जो हमें ग्रांट मिलेगी, केंद्र से जो हमें सहायता मिलेगी, जो हमारा अपना रेवेन्यू क्रिएट होगा, ये दोनों मिला करके 1 लाख करोड़ कोई बहुत बड़ा हमारे लिए टारगेट नहीं है। और ये सब कुछ खर्च कहाँ होगा? दिल्ली की जनता के लिए। तो अपने आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर चीज का एलोकेशन हमने बड़ा सोच समझ के किया। पिछली सरकारों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ किया ही नहीं था। आप तो सब कुछ फ्री बांटने में लगे हुए थे। आपने बताइए कौन सा एक फ्लाईओवर बना दिया अपने कार्यकाल का? आप बताइए कौन सा एक नया अस्पताल खड़ा कर दिया? कुछ भी नहीं कर पाए आप, सिवाय आपकी प्लानिंग में या तो अपने लिए स्वयं के लिए एडवर्टीजमेंट था, या जनता को जो आपने सब्सिडी दी वो। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स विच यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंसेस। और क्या किया? अच्छा रेखा जी, फिर तो आपको बहुत कुछ करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने फोकस किया। दिल्ली की सीवर लाइन अंग्रेजों के जमाने की है। 2 महीने बाद जैसे गर्मी बीतेगी बारिश आने वाली है, और हम सारे ही बोलेंगे दिल्ली सरकार क्या कर रही है, देखिए पानी यहाँ जमा है। आपने कहा फर्स्ट अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, यानी पब्लिक तैयार रहे कि अभी कुछ वर्ष इनको दिल्ली में वाटर लॉगिंग से समस्या से जूझना होगा। आप यही कह रही है? देखिए, हम तो जिस दिन से आए हैं 2 महीने आज समझ लिए हो जाएंगे, पूरे 2 महीने 60 दिन की सरकार जो कर सकती है हमने वो सब किया। पिछली सरकारों ने सरकार बनने के 2-3 महीने बाद तक भी उनकी प्लानिंग में नहीं था। जब पहली बार वो बने थे कि बजट, उन्होंने फिर टेम्परेरी बजट लेकर के आए, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, वो लेकर के आए। पर हम फुल फ्लेज बजट लेकर, क्योंकि हमें था कि इमीडिएट काम शुरू करना है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सीवर लाइन की बात कर रहे हैं, वाटर लाइन की बात कर रहे हैं, उसके लिए ह्यूज बजट हमने अपने उसमें रखा, अमाउंट रखा कि हमें पता है कि हमें कहाँ पाइपलाइन चाहिए, कहाँ सीवर लाइन चाहिए। और अभी 2 दिन पहले ही 3000 करोड़ के काम हमने जल बोर्ड के पास किए हैं, जिसमें सीवर लाइन, अनऑथराइज कॉलोनीज में सीवर लाइन, उसमें डिसेंट्रलाइज एसटीपीज हमने बनाने के लिए, क्योंकि इन सरकारों ने जो नहीं किया हमें मालूम है हमें वो करना है।
उसके लिए हमने बजट का प्रोविजन भी किया, उस पर काम करने की पूरी प्लानिंग भी किया। समय जरूर लगेगा। देखिए, मैं नहीं कहती कि आज हम बोल रहे हैं और तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा। अभी का फायर फाइटिंग, यानी अभी जो पूरी की पूरी दिल्ली प्रांत में 2 सुपर सकर मशीनें होती थी सीवर साफ करने की, अब हमने 50 से सुपर सकर मशीनें मंगवा ली है, ताकि कहीं भी सीवर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हो, हर विधानसभा पे मशीन खड़ी होगी और वो अपना काम करेगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लूं, आपने 2 के बदले कहा 50 मंगवा लिया। 50। तो ये पैसा था दिल्ली गवर्नमेंट के पास, या पिछली सरकारों ने होते हुए भी एक काम नहीं करना चाहा? क्या फर्क था? उन्होंने तो होते हुए भी नहीं किया और करना भी नहीं चाहते थे, पर जरूरत क्या है और उस जरूरत को मीट करने के लिए एक्शन क्या होना चाहिए, हमने तो उस पर काम किया। जब हमें पता है पूरी दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो का इतना बड़ा समस्या है, तो भाई 2 मशीनों से तो पूरी 70 विधानसभा टैकल नहीं हो सकती। क्या करना चाहिए? तो हमने उसे 2 को 50 किया कि ठीक है, अभी एवरेज मान लीजिए कि 2 विधानसभाओं पे 1 हो जाए, बड़ी विधानसभाओं को एक पूरा का पूरा मशीन मिल जाए, और वो किराए पे। हमने खरीदी नहीं है, मैं कहूँ कि हमने खरीदी, क्यों खरीदेंगे? आप आजकल पूरा सिस्टम है कि आप किराए पे लीजिए, मेंटेनेंस वो देखेंगे, ड्राइवर वो देंगे, सारी चीजें वो करेंगे। तो उसको पूरी दिल्ली के सीवर व्यवस्था में टेम्परेरी रिलीफ उससे मिलेगा और परमानेंट रिलीफ मिलेगा नई पाइपलाइन से, नई सीवर लाइन से, जिसका प्लानिंग हमने धीरे धीरे करके उन सबको बदलने का, नई सीवर लाइन जहां जहां चाहिए उसको हम करेंगे शिफ्ट। नहीं, जब आप सीवर लाइन की बात कर रहे थे, वाटर लॉगिंग की हम बात कर रहे थे, हम ट्रैफिक की भी जब बात करते हैं तो उसके साथ बात आती है स्वच्छता की। और प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वच्छता मिशन रहा है उसे तो हर राज्य ने अपनाया। अब चूंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो किस तरह से आप लोग एक नई दिल्ली को लोगों के आगे पोर्ट्रे करने वाले हैं इससे? क्योंकि सबसे पहली चुनौती तो यह है ना कि आप कहते हैं दिल्ली गंदी कर दी, आप कैसे साफ करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए, आप तो दिल्ली में ही हैं, आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कैसे धीरे धीरे बदल हो रहा है। हमने एमसीडी को बिल्कुल पूरी तरीके से ये कहा है कि आपको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिल्ली सरकार की ओर से मिलना चाहिए 100% हम एक एक पैसा आपको देंगे। और हमें आपको असिस्टेंस ये चाहिए आपसे कि आप सफाई व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना रहे, क्योंकि कर्मचारियों को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी वो काम कहां से करेंगे? पिछली सरकारों की तो नियत ही नहीं होती थी। जब भाजपा एमसीडी में होती थी और ये लोग दिल्ली सरकार में बैठते थे, पैसे ही नहीं देते थे। आज दिल्ली सरकार का पूरा देनदारी जो एमसीडी के प्रति है, हमने 1 मिनट में उसको क्लियर किया कि इसको देना है भाई, इनको दीजिए और ये अपना काम करें। तो सफाई की ओर से जो एमसीडी का काम है उसमें पूरी तरीके से उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करें और वो लोग काम करें। आपको दिक्कत नहीं आ रही इन सब में समन्वय बिठाने में? अब एमसीडी और फिर आप मुख्यमंत्री, अब कैसे आप सबको ऑर्डर करेंगी, कैसे सब हम अपनी तरफ से पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हम कोई इस तरह का डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहते कि जी आज दिल्ली सरकार में हम हैं तो लोकल निकायों का जो रेवेन्यू है वो उनको ना पहुंचे। नहीं पहुंचेगा तो काम कैसे होगा? तो हम तो केंद्र से असिस्टेंस लेनी है, वो लेने की भी पूरी मंशा रखते हैं और देने की भी पूरी मंशा रखते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबी है, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय अच्छे से काम करते हैं। तो जब जनता ने चुन के भेजा है तो उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। हम अपना काम करें और दूसरे को पूरा मौका दें काम करने का। तो दिल्ली में स्वच्छता हो, इसके लिए पूरा का पूरा प्लानिंग। बात कूड़े के पहाड़ की भी होती है, तो कूड़े के पहाड़ हटाना पिछली सरकारों ने तो बातों में हटाया जी 1 साल में कर देंगे और देखिए आप एमसीडी दे दीजिए। अब एमसीडी मिले हुए भी उनको मुझे लगता है कि 2-2.5 साल हो गए। अब जो काम हम कर रहे हैं वहां पर, आज वहां पे इतना बड़ा स्पेस जो खत्म हो पाया, वहां पे हमने 50,000 बैम्बू प्लांट्स लगाए। तो धीरे धीरे हम उसको पूरा खत्म करके हमारी प्लानिंग है कि 2026 तक लगभग हम अपना ये एक पहाड़ पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, दूसरा भी आधा हो जाएगा। 1 साल में एक पहाड़ खत्म हो जाएगा। 25 है 26 एंड तक की बात करें। मैंने तो ये नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रही थी बात आपसे, क्या ये ग्राउंड लेवल पर उतना आसान है? ऐसा नहीं कि पहले प्रयास ही नहीं किया गया, बिल्कुल पिछली सरकार ने क्या बिल्कुल प्रयास नहीं किया? ये आज का तो पहाड़ है नहीं, सालों से बनाएंगे। अभी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग और सुपरविजन 2 चीजें होती हैं। हमने हर 3 महीने में उसको, आपको जो टारगेट दिया गया है कि आपको इतना कूड़ा वहां से हटाना है, इतना स्क्वायर मीटर एरिया आपको क्लीन करना है, तो वो लगातार काम चल रहा है। पिछला हम जब विजिट किया तो हमने उनसे पूरा डाटा लिया कि आपने इतना अब तक किया, अब अगला 3 महीने में ये करेंगे, उसके अगले 3 महीने में ये करेंगे। तो पूरा काम हर दिशा में, मतलब चाहे वो यमुना सफाई का हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ के हो,
हर चीज को हमने टाइम बाउंड फ्रेम में बांधा है कि हर काम के लिए इतने समय में टारगेट अचीव कीजिए, इतना, फिर अगला टारगेट उनको दिया जाता है कि अब इतना और अचीव कीजिए, और उस पर पूरा सुपरविजन। मतलब आप मानिए 2 महीने में बड़ी ड्रेन, जो 22 बड़ी ड्रेन है दिल्ली की, जो जाके सीधा यमुना जी में गिरती है, उस पर मेरा 4 बार दौरा हो चुका है, 4 बार। अब कोई मुख्यमंत्री आपको ऐसा मिलेगा कि जाकर के बड़े ये नजफगढ़ ड्रेन पे जाके खड़ा हो रहा है, ये सुनहरी पुल पे जाके खड़ा हो रहा है, कि वजीराबाद। हम लोगों का एक मिशन है कि दिल्ली में काम होना चाहिए। जब आप काम शुरू करते हो तो उसका अंत भी आएगा, वो खत्म भी होगा किसी स्टेज पे। अब हमें पता है कि हजारों मीट्रिक गाद जो लगातार नालों में से निकल रही है, उसको हम ढलाव पे जा रही है, शिफ्ट हो रही है, तो वो एक प्रोसीजर है। जब प्रोसीजर आपका चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, हमें तो ये भी समझ में आ रही है कि भाई ये काम कोई ऐसा नहीं है कि बारिश से पहले का काम है, ये काम तो 12 महीने का काम है। आपको इतने बड़े नाले जो वर्षों से साफ नहीं हुए, हमें तो ये समझ में आ रही है कि हमें तो वो 12 महीने मशीन लगा के रखेंगे, तब जाके क्लियर होने की स्थिति में आएंगे। पूरा इंक्रोचमेंट जो उनके ऊपर है, नाले जिस तरीके से कब्जा करे गए हैं, उसमें से पानी निकलने की व्यवस्थाएं नहीं है। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर की नालों के ऊपर से जो पुल बने हुए हैं वो पूरी तरह से बंद हुए हुए हैं। यहाँ तक सुनहरी बाग पे कुशक जो वो है आपका बस डिपो, वो इस तरीके से उसके नीचे से इतना बड़ा नाला जा रहा है, उस नाले को पूरे तरीके से बंद करा हुआ था। इंजीनियरिंग देखिए, कमाल की इंजीनियरिंग, कि जिस समय वो नाला बंद बनाया गया, इतना प्रोविजन भी नहीं छोड़ा गया कि भाई इसकी सफाई होगी तो कैसे होगी। जब पूरा शहर डूब गया पानी में, उसके बाद खोज रहे हैं कि भाई सफाई कैसे करें। अब जा करके उन चीजों का हमने समाधान दिया कि भाई इसको तोड़िए। तोड़ने के बाद में वहां पे जब जेसीबी लगा के उसका मलबा निकाला तो वहां से पानी चल पाया है। और इस बार बारिशों में आपको वो कॉलोनियां जो पिछली बार पॉश कॉलोनियां साउथ दिल्ली की डूबी हुई मिलती थी, नई दिल्ली की डूबी हुई मिलती थी, इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां जमीन पे खड़े होकर काम किया गया। एक चीज तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप सड़कों पे निकलती हैं एक्टिवली, वो दिख जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बज क्रिएट कर देता है। वो फिल्मी एक कैरेक्टर था, मैं उसका नाम नहीं, लेकिन वो रिजेंबल हो जाता है कि हाँ यू आर एक्टिव। बट एक एक्टिवनेस में दिक्कत आती है, आपका काफिला जाता है, आवारा पशु सामने आ जाता है। आप स्ट्रीट डॉग की समस्या को लड़ना चाहती हैं, आपके सामने चुनौतियां आती है, एनजीओ खड़े हो गए, पेट लवर्स खड़े हो गए, आरडब्ल्यू की सुनी, फिर कैसे निदान निकालेंगे? दिक्कत तो निदान निकालने की है। देखिए, समाधान तो समाज में से ही निकलना है। आखिर तो ये शहर सभी का है, ये दिल्ली सभी की है। उस बेचारी गौमाता की भी जो सड़क पे घूम रही है, उस बेचारे बेजुबान जानवर की भी है जो हमारी गलियों में घूमता है। किसी के लिए वो प्रॉब्लम है, किसी का वो पैशन है। पर हमें जो देखना है, मेरा जो विजन है, मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे समाधान निकालने हैं जिससे जनता भी परेशान ना हो, उसको भी तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, और वो जो बेजुबान जानवर है उसके लिए भी हम बेहतर सोचें, और वो भी नियम कायदे कानूनों के अंतर्गत। तो मान लीजिए, अब आपने डॉग्स की बात करी, मैं खुद इन बेजुबान जानवरों को, मैं अपने घर से निकलती हूँ, मेरी गली के 2 डॉग मेरे आसपास घूमते हैं और हम रोज जो है ना उसको दूध ब्रेड खिलाते हैं और एक अच्छा सेटिस्फेक्शन भी होता है। पर मैं जब देखती हूँ कि सर्दियों में उनको कौन ध्यान रखता है, वो कैसे बीमारी से कोई कुछ भी उनको डाल रहा है, कभी उनको स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी किसी, मतलब हार्मोनल उनके लिए चेंजेस होते हैं, वो किसी को बाइट कर रहे हैं। अब लोगों को तो कुत्ता काटता है तो उनको बुरा लगता है कि देखो कुत्ते ने काट लिया, आप तो उठा लीजिए, यहाँ से नहीं उठा सकते भाई। उनका भी अधिकार है इन गलियों में रहने का, घूमने का। तो क्या करें? समाधान तो खोजना पड़ेगा कि उस जानवर को भी तकलीफ ना हो, उसको भी उसके अधिकार मिले और मानव को भी अधिकार मिले। भाई उसको भी वहां रहना, उसको डर लगता है मेरा बच्चा गली में निकल रहा है, उसको बाइट कर लिया तो मैं क्या करूंगा। हर आदमी, एक फैशन चल पड़ा है, आप देखते हैं पार्कों में एक स्टिक लेके घूमते हैं। सुबह जो अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वो स्टिक लेके घूमते हैं, क्यों? डर लगता है कि उसने आके पकड़ लिया तो क्या करेंगे। तो समाधान खोजना है। गायें सड़कों पे घूम रही है, दिख रहा है हमें, पर समाधान क्या है कि गौशाला बनाएं, एमसीडी भी प्रॉपरली अपना काम करे, उनको उठाए, उनको वहां भेजे। इंटरप्ट करूंगा रेखा जी। गौशाला बनाना अगर समाधान होता तो वो यूपी में भी गायों, आवारा पशुओं की जो समस्या है वो आज की जस की तस नहीं रहती। योगी जी ने तो कितने गौशाला बना दी, आप भी गौशालाएं बना दो। लेकिन फिर कहा ना कि निदान में वर्क करना, एग्जीक्यूट करना, चैलेंज वहां पे आता है। 100% है चैलेंज। हमारे देश में इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चलना चाहता है, पर देश को तो सिस्टम में चलना पड़ता है। आज गायें किसकी हैं? गायें उन गवालों की हैं जो उसको दूध निकालते हैं और शाम को सड़कों पे छोड़ देते हैं।
कि जाइए आप घूम के आइए, लोग अपने आप खाना खिला ही देंगे, और फिर पकड़ लाते हैं, शाम को फिर दूध निकालते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अब किसी को तो समझना पड़ेगा कि ये गलत है। आप गौशाला, आपकी गाय है, आप दूध निकाल रहे हैं, आप बेच रहे हैं उस दूध को, तो गाय को अपने प्रीमिसेस में रखिए ना। अब प्रीमिसेस अगर शहर में बनाने की परमिशन नहीं है तो जो आपको प्लॉट अलॉट किया वहां जाना पड़ेगा। आपको अगर वहां जाने में तकलीफ है तो आप बताइए कि कहाँ दिक्कत है, हम वहां सुविधाएं देंगे। हम आपको, मैं तो कई बार इन गाय वाले लोगों को कहती हूँ आपको जितना चारा चाहिए हम देंगे, पर कृपया ये सड़कों पे ना घूमे गाय। बहुत चीजें करने की हैं। देखिए समस्याएं भी आएंगी, समाधान भी खोजने होंगे। अब इनसे वो कहते हैं ना, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई कोशिश करनी है, सिस्टम में से समाधान निकालना। कोशिश तो आपने हमें बताई है, लेकिन सड़कों पर ये जो गाड़ियों का रेला लगा है और दिल्ली में आने से अब डर लगता है। हम यहाँ आ रहे थे जब, तो हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि बहुत ट्रैफिक है, समय से पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, और लिटरली ऐसा हुआ था कि लगा था कि शायद हम लेट हो जाएंगे, और बेवजह का जाम है। क्या प्लान है इस पर आपका? देखिए मैंने बताया ना, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना एक सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना एक सबसे बड़ा साधन है। उसके बाद में ट्रैफिक कंजेशन के जितने पॉइंट है, जितनी हर्डल्स है, उनको ठीक करना, बॉटलनेक जहां पर हैं उनको बॉर्डन करना, उसको चौड़ा करना, इस तरह के अनेकों प्रयास हमें करने पड़ेंगे। और धीरे धीरे एक रेड लाइट फ्री जब दिल्ली बनेगी, उसमें फ्लाईओवर्स का भी नंबर बढ़ाना पड़ेगा, रोड्स को भी चौड़ा करना पड़ेगा, और हर्डल्स जो रोड साइड पे होती है, कहीं पे किसी ने अपना रेडी लगा लिया, किसी ने अपना दुकान खोल लिया, कोई ऐसे ही चल पड़ा, तो थोड़ा हर चीज को सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, लेन ड्राइविंग को प्रेफर करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके चीजों का समाधान ऑड इवन करेंगे क्या? ऑड इवन अगर समाधान होता तो फिर हो ही जाता। ये कॉपी नहीं करेंगे हम, ये कह लेंगे इसको। अच्छा रेखा जी, फिर एक बात, जब इतनी बात हो ही गई, यमुना मैया की बात कर लेते हैं। आरती तो शुरू हो गई जैसे ही आपकी सरकार बनी, क्रूज चलाने की बात हो रही है। पानी तो है नहीं, पानी तो आप लोग डिपेंडेंट रहते हैं, हरियाणा से छूटे तब कहाँ से क्रूज चला लेंगे? मतलब या सिर्फ क्या ऐसा है तो नहीं, ये पब्लिक के लिए बोल देना है, या फिर क्रूज चलाएंगे और 100 मीटर बाद क्रूज उतर जाएगा, लेकिन यमुना साफ होगी कैसे? हालांकि पीएम अब खुद इंटरवीन कर रहे हैं, कैसे साफ है? वेनिस गए आप? नहीं मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं गई। तो दिल्ली में बनाएंगे। जब वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो नदी है, वो भी नाला है, वो नाला है, वो दिखने में लगता है कि रिवर है। हमारे जितने नाले चल रहे हैं वो नदियों से भी बड़े बड़े हैं। बेसिक काम हमें क्या करना है, और उन नालों को हम कहीं उठा के नहीं लेके जा सकते, वो गिरेंगे जाके यमुना जी में। यमुना जी में गिरना, क्योंकि इतना वाटर फ्लो आप कहाँ लेके जाओगे? इतने बड़े बड़े नाले, पूरी दिल्ली में जितना पानी आता है वो अल्टीमेटली सीवेज के माध्यम से ही निकलता है। इन सारे नालों की सफाई करके उसको 10x10 BOD पे लेकर आ करके आप एक साफ पानी में कन्वर्ट करके जब आप नदी में डालें तो वो नदी कम से कम साफ सुथरी दिखने लायक हो। फिर उसके अंदर फ्रेश वाटर का इंटेक दे करके हम लगे हुए हैं। कोई भी, जैसे कहते हैं ना, रास्ता जो खुल सकता है यमुना जी को जीवन दान देने के लिए, हम उस हर संभव प्रयास पे काम कर रहे हैं। हमें कहाँ से और पानी मिल सकता है, कैसे यमुना जी में फ्रेश वाटर जाए, क्योंकि ये बात सही है कि जब तक फ्रेश वाटर नहीं डलेगा यमुना जी में तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएगी। कोई नाले के पानी से ब्रीथिंग नहीं आती। क्या ये काशी की तर्ज पर आप कर रहे हैं, जैसे वहां पर ये कहा गया कि नालों के पानी को साफ कर जो और पानी मिलता है गंगा में उसको हम स्वच्छ बनाएंगे? करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर ये पूरा मुकम्मल हो नहीं पाया, इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया है। दिल्ली क्या है, बहुत सिचुएशन यहाँ की अलग है। हमें एक्सपर्ट्स को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे लोगों को इसमें राय लेकर के चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जो एक्सपर्ट्स का है। और वाटर कंस्ट्रेंट तो है ही, दिल्ली को अभी जितना जरूरत है उतना पानी मिल भी जाता है, तो भी लीकेज सिस्टम इतना हाई है कि वो पानी आता है और जाता कहाँ है। कितनी चोरियां अभी तक चल रही थी। हमने हर चीज पे जो चेक लगाया है कि वाटर फ्लो मीटर हम लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर जिसमें कितना पानी रिसीव हुआ, आगे डेस्टिनेशन तक कितना पहुंचा,
हर चीज को चेक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्लोज वाटर लाइंस, कनाल्स के ऊपर से पानी को आप बिल्कुल सेफ तरीके से लेकर के जाएं, कंटेमिनेटेड ना हो। हर चीज को हम अपने प्रोसीजर में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे लीकेज खत्म हो। तो सबसे पहले तो जो दिल्ली की प्यास है उस प्यास को हम बुझा पाएं, और उसके बाद में यमुना जी तक जितना पानी जाए नालों के माध्यम से जो जा रहा है, जो फ्रेश वाटर आ पाएगा उसको पूरी तरीके से साफ सुथरा करके मैक्सिमम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तब जाके वो यमुना जी में गिरे, तब जाकर के यमुना सरवाइव कर पाएगी। लेकिन प्यास बुझाने के साथ साथ साफ सुथरी हवा देना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 100%। अभी जब जैसा रोहित ने कहा कि अब तो और राज्यों का आपको सहयोग है अगर आप यमुना की साफ सफाई करती हैं। आपसे जो पहली सरकार थी वो ये कहती थी कि बाकी जो दिल्ली से सटे राज्य हैं उनमें हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हमें सपोर्ट नहीं मिलता। पराली का कोई मामला हो या और जो वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे ऑन ग्राउंड वो मामला हो। अब तो यूपी की बात कीजिए, आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। क्या प्लान है? हम ये मतलब ये दिल्ली के लोग भी जानना चाहते हैं। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, क्या प्लान है? चिंता मत करिए, पंजाब जो है, आप पंजाब का भी नाम लीजिए ना, एनसीआर तो पंजाब भी मैं आपकी जहां सरकार है जिन राज्यों में, इसलिए मैंने जिक्र किया। हमारी सरकार जहां है वहां भी, और जो हमारी नहीं है वहां भी, हम किसी पे भी ऑन टेबल बैठ के बातचीत करके समाधान निकालने में हमें कोई संकोच नहीं। हमें समाधान चाहिए। अगर एयर पोल्यूशन दिल्ली का कम करना है तो उसमें भी जितने तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो जो समाधान हो सकते हैं, हम उन सब पे वर्कआउट कर रहे हैं। हम सब पे, अब सोचिए कि 2 महीने में कौन कौन सा हमने सेक्टर खोल के बैठे हैं, इस पे भी काम करना है, इस पे भी काम बीच में करना है। खबर आई थी, क्लाउड सीडिंग की भी बीच में खबर आई थी। हर संभव प्रयास, क्लाउड सीडिंग की बात हम कर रहे हैं, स्प्रिंकलर्स की बात कर रहे हैं। अब मैं छोटी सी बात आपको बताती हूँ। पहले पिछली सरकार अगर एयर पोल्यूशन के लिए क्या काम कर रही थी, कह रहे जी भाई हम ना वाटर स्प्रिंकलर कर रहे हैं। अच्छा, एमसीडी के माध्यम से कितना टाइम करते हैं? साल के 2 महीने, जब सर्दियों का मौसम होता है। क्या पोल्यूशन 12 महीने का काम नहीं है? क्या सर्दियों में ही ज्यादा पोल्यूशन होता है? आज भी अगर 2 दिन पहले का AQI आप देखें तो उसमें था कि जी बहुत ज्यादा AQI है आपका, इस समय इस दिन पे इस समय पे ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो 12 महीने का काम है। जब आपका पोल्यूशन लेवल हाई हो रहा है तो काम करने की आवश्यकता तो फिर पूरा साल भर है। हमने आने के बाद में अब साल भर वाटर स्प्रिंकलर चलें, साल भर एयर स्मोक गन्स चलें और पूरी व्यवस्था उसकी हो, तो 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी स्वयं PWD के माध्यम से, कि हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ से चलना चाहिए भैया। हम MCD के पास में भिजवा दें फिर उनको पूछे कि चल रही है कि नहीं चल रही है, नहीं। 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था की है। यहाँ थोड़ा सा मैं इस चीज को समझना चाह रही थी, जहां आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी दिल्ली को चाहते हैं कि कोई भी प्यासा ना रहे, पानी की किल्लत बहुत भारी है कई इलाकों में, और अगर 12 महीने आप छिड़काव कराते हैं, आप कैसे बैलेंस करेंगे? सुनिए, ये ट्रीटेड वाटर होता है, जो छिड़काव होता है वो ट्रीटेड वाटर यूज होता है, जो कि आपका जिसको हम कह रहे हैं जो यमुना जी में जाके डालता है, तो वो ट्रीटेड वाटर यूज होता है, ये पीने वाला पानी नहीं होता। तो उस ट्रीटेड वाटर को आप स्प्रिंकल करते हैं, जो कि ट्रीट हो चुका है और जिसको आप पीने के उपयोग में नहीं ला सकते, परंतु इरिगेशन में और इसमें आप यूज कर सकते हो, स्प्रिंकलिंग करने में। तो उस पानी के माध्यम से, जब क्योंकि आप डस्ट पार्टिकल, देखो एयर पोल्यूशन के 2 कारण हैं, एक डस्ट पार्टिकल और दूसरा व्हीकलर पोल्यूशन। तो जो डस्ट पार्टिकल जितने उड़ते हैं वो सब आपके स्प्रिंकलर से होगा। जो हम जो पोल है, हमने एक और योजना बनाई कि पूरी दिल्ली में जितने ये पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, इस पे भी हम स्प्रिंकलर लगाना चाहते हैं, तो इसको भी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे इसमें से समाधान निकल सकता है। तो वो जब हर टाइम, गर्मियों में कितनी धूल उठती है, आप देखिए, जिस समय आपकी भरी गर्मी होती है तो उस टाइम आंधियां आती है, धूल आती है हर, तो ये तो काम करना जरूरी है ही। तो 1000 स्प्रिंकलर्स, जो 250 वार्ड हैं, दिल्ली 250 वार्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक वार्ड पे 4 स्प्रिंकलर हम देंगे कि आप पूरा समय जो, और वो भी ऐसा समय नहीं कि जो दिन का ट्रैफिक वाला टाइम है उस समय स्प्रिंकलर चल रहा है। इसको भी बड़ा माइन्यूटली वॉच किया गया है कि अर्ली मॉर्निंग इसको चलाइए ताकि धूल बैठ जाए। अच्छा, मैं फाइनल क्वेश्चन अब आपसे, क्योंकि मैं ज़्यादा समय आपका नहीं मैं लूँगा, मुझे एक बात बता दीजिए। हमने एक सीरीज दिखाई और दिल्ली के हॉस्पिटल्स के ऊपर, इस व्यवस्था को मैं इसलिए चैलेंज के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश के लोग यहाँ पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में हमने देखा मेडिसिन की कमी, डॉक्टर्स क्राइसिस, लंबी लाइन। इनफैक्ट दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में जो लीडिंग पोस्ट पे बैठी है वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो क्या ये मिसमैनेजमेंट था, मिसमैनेजमेंट चल रहा है, कैसे उसको आप मैनेज करें? 100% दिल्ली की जनता के साथ में धोखा किया गया पिछली सरकारों के द्वारा। स्वास्थ्य के नाम पे जो जिस तरीके से चीटिंग हुई है,
आपके किसी भी अस्पताल में टेक्नोलॉजी वाइज मशीनें ना होना, एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स का लेटे होना, इतना बेड कम होना, आपने आनन फानन में जो अस्पताल शुरू किए जिसपे करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया, उसको आपने पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि कोविड के समय में मतलब इतना ज्यादा मैस हुआ पूरी दिल्ली में कि हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। शमशान घाट पे क्रिमिनेशन के लिए जगह नहीं बची, और ये सब कुछ हुआ उनके कारण से। जहां मेडिसिन नहीं है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां नर्सिंग स्टाफ नहीं है, उन्होंने इस दिशा में कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया। आज भी 4-4 हॉस्पिटल्स पे एक एमएस बना हुआ है। एक एमएस 4 अस्पताल को, बड़े बड़े अस्पताल कैसे टैकल करेगा भाई, बताए कोई हमें? कोई इतनी पढ़ी लिखी सरकार थी ना पिछली सरकार, हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे आदमी ये तो बता दे कैसे मैनेज होता है, वो कर लेगा क्या काम? नहीं करता। आपने कोई भी सिस्टम वो फॉलो ही नहीं किया जो कोर्ट ने आपको कहा कि भाई इसको करना चाहिए, आपको नहीं किया। आप दवाई खरीद रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार, आप मशीन खरीद रहे हैं तो भ्रष्टाचार, डॉक्टर लगा रहे हैं तो भ्रष्टाचार, हर चीज में तो भ्रष्टाचार किया आपने। काम कब किया? मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। आपने किसी कार्यकर्ता के घर पे उसको वहां पे 2 लाख रुपए एक कमरे का किराया दे करके आप चला रहे हैं। डॉक्टर है नहीं, दवाई है नहीं, नाले पे पोटा केबिन बना दिया और उसमें करोड़ों रुपए का घपला करके जी हमारे तो अरे मोहल्ला क्लिनिक से इलाज हो रहा है। आप ये बताइए, किसी का पट्टी बनाने का जगह नहीं, किसी को क्रॉसिंग देने के लिए आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो ये इलाज नहीं होता। आई एम सॉरी टू से। नहीं, लेकिन पिछली सरकार ने तो अपनी स्वास्थ्य सुविधा और अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही अपनी थपथपाई है। प्रोपोगेंडा। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। तो सवाल मेरा ये था कि बतौर महिला मुख्यमंत्री का पद, और वो भी आप भी जानती हैं कि वो अनुभव, आपका बैकग्राउंड उतना नहीं था, और आपकी जो पूरी टीम है वो इस मामले में आपसे ज्यादा अनुभवी है। क्या मैनेज हो रहा है सब कुछ? क्या लग रहा है कि सब मेरी बात मानेंगे या आप सबकी बात मान रही हैं? टीम एफर्ट होते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य एक है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है, ये तो टीम वर्क में होता है। आपको जो चीज क्लिक करती है, आप लोगों को लगता है कि यस वी हैज टू डू दिस थिंग, तो हम करते हैं, बिल्कुल टीम वर्क के नाते। लक्ष्य एक ही है, विकसित दिल्ली। चलिए, हमारा भी लक्ष्य यही है कि दिल्ली वालों के जो प्रॉमिस किया आपने वो पूरा कीजिए, नहीं तो हम आके प्रश्न पूछते रहेंगे कि कब तक पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसे भी जो डेडलाइंस दी हैं, फिर हम मुलाकात करेंगे और आपसे जानेंगे। श्योर, थैंक यू।